नमस्कार आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन हब में। देखिए, हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था वो डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज मोस्ट कॉमन एक डेवलपमेंट थ्योरी है जिसको आप ये समझो कि इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है जीन पियाजे का संगठनात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे और किसने दी थी? ये जीन पियाजे ने दी थी। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपको मैं बता देता हूं। जीन पियाजे के दो थ्योरी थी, एक तो था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और एक था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे ने क्या कहा, सुनो एक बार, मैं पहले बता देता हूं फिर आपको मैं पढ़ा। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे ने कुल मिला के बच्चे के बारे में बताया कि बालक जो है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो सतत ना होकर असतत होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। और उसने बालक को एक मतलब नन्हा साइंटिस्ट बताया, एक मतलब छोटा वैज्ञानिक बताया। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की थी, इसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इस थ्योरी को जीन पियाजे ने चार मेन जो स्टेज है उनमें बांटा। चार मेन स्टेज कौन कौन सी है, देखो हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चार जो मेन स्टेज है उसमें सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी प्रेरक प्रेरक स्टेज या अवस्था कह देते हैं। फिर दूसरी जो है प्री कॉन्शियसल, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह देते हैं। फिर कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद हम ऑपरेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहली जो थ्योरी है, थ्योरी की जो स्टेज है, स्टेज मतलब अवस्थाएं, उनमें सबसे पहला है सेंसरी मतलब संवेदी। दूसरा जो है वो याद रखना है आपको, दूसरा जो पॉइंट है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद जो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। और 12 वर्ष से बाद का जो है वो अमूर्त या जिसे ऑपरेशनल स्टेज बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है 4 स्टेज होती है जीन पियाजे के इस पूरे डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। इसी कारण जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक या हम विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक मतलब आपको ये याद रखना है, साइको डेवलपमेंट थ्योरी, फादर ऑफ साइको डेवलपमेंट थ्योरी कौन है? जीन पियाजे। तो देखो, जीन पियाजे के बड़े मोस्ट कॉमन है, हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखो, सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन पियाजे के बारे में। याद रखना है किसके बारे में? जीन पियाजे। जीन पियाजे की बात हो रही है, जीन पियाजे। और जीन पियाजे में भी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है, जीन पियाजे में भी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये पहली बात तो ये याद रखना है कि किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन पियाजे। जीन पियाजे, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत रहेगा? तो जीन पियाजे का रहेगा विकासात्मक सिद्धांत है, उसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो देखो, जीन पियाजे का एक सिद्धांत है, डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेज में बांटा गया है। कितनी स्टेज में बांटा गया है? 4 स्टेज में। 4 स्टेज कौन कौन सी है देखिए आप, 4 कौन कौन सी। पहली है, सबसे पहली याद रखना है संवेदी प्रेरक, जिसको हम सेंसरी कह देते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक स्टेज। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक। दूसरी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम प्री कॉन्सेप्चुअल या पूर्व संक्रियात्मक स्टेज बोल देते हैं। तीसरी है अमूर्त, अमूर्त को बोलते हैं, याद रखना है, अमूर्त को बोलते हैं कंक्रीट,
कंक्रीट, कंक्रीट थ्योरी। इसके बाद चौथी है वो याद रखना है मूर्त, मूर्त सॉरी तीसरी कौन सी रहेगी, तीसरी रहेगी, तीसरा जो पॉइंट रखना है वो रखना है कंक्रीट को कहते हैं मूर्त, क्या कहेंगे, मूर्त संक्रिया। और चौथी रहेगी अमूर्त, अमूर्त का मतलब बिना देखे, यानी कि इसे ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन। ये 4 स्टेज हमें याद रखनी है। मैं आप सभी को इसमें पीडीएफ में जमा है, पूरा का पूरा ध्यान से समझना है। संगठनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, विकास का सिद्धांत जो देने वाले थे वो जीन पियाजे थे। वो कौन थे, जीन पियाजे थे। देखो एक बार वापस सुनो, इस पूरे पॉइंट को मैं बता देता हूं कि क्या है। कि इधर देखिए भाई, सबसे पहला जीन पियाजे, जीन पियाजे जो थे वो संगठनात्मक विकास, जीन पियाजे का संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक विकास कौन सा, संगठनात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। मनोविज्ञान किसके, मनोविज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली, वेरी गुड, क्या है भाई ये सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। और पियाजे का क्या मानना था, पियाजे कह रहे थे कि बच्चे केवल वयस्क की तरह नहीं सोचते, किसकी तरह नहीं सोचते, वयस्क की तरह नहीं सोचते, उनमें सोचने का तरीका उम्र के साथ क्या रहता है, बदलता रहता है। ये बात याद रखना है। जो संगठनात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था, और जीन पियाजे ने कहा था कि भाई बच्चे के सोचने का तरीका है ना वो वयस्क के समान नहीं है, उसके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलता रहता है, क्या रहता है, बदलता रहता है। इसका मतलब डेवलपमेंट कैसा है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अगला देखो भाई, ये समझे। अब पहला जो पॉइंट है देखो, इसको पढ़ना है। पियाजे ने कहा, क्या कहा है, पियाजे के जो डेवलपमेंट मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी कौन है, तो बताना है आप सभी को, जीन पियाजे। इन्होंने बच्चे को क्या कहा, नन्हे वैज्ञानिक कहा, या आप लिटिल साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, लिटिल साइंटिस्ट भी कह सकते हो। इसके बाद देखो, इनके अनुसार जो विकास है, क्या विकास है, वो एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया नहीं है, क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या होता है, स्टेज में पूरा होता है, मतलब असतत है, ये सतत नहीं है। कैसा है, असतत, असतत का मतलब है डिसकंटिन्यूअस, याद रखना है, डिसकंटिन्यूअस। तो पियाजे का देखो पहला पॉइंट क्या है, इन्हें फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने जो बच्चे को कहा वो लिटिल साइंटिस्ट कहा, क्या कहा, लिटिल साइंटिस्ट का। और तीसरी बात ये इन्होंने कहा कि भाई जो विकास है ना, वो विकास आप ये मत सोचना कि विकास एक कंटिन्यूअस होता है, नहीं, बच्चे में विकास मनुष्य एडल्ट की तरह नहीं, स्टेज में होता है। और स्टेज मैंने बताई आपको, कितनी बताई इन्होंने, 4 स्टेज बताई, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस जो आप बता रहे हो ना, विकास कैसे हुआ, विकास स्टेज में हुआ, बच्चे में विकास कैसे हुआ, स्टेज के अंदर। तो इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं कि पहली बात क्या है, पहली बात जो स्टेज के अंदर है वो क्या है कि इसकी जो पहली अवस्था है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था है, ये याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज, याद रखोगे, सेंसरी, सेंसरी, सेंसरी मोटर, मोटर, मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज पहली स्टेज है, जिसकी एज कितनी बताई इन्होंने, जन्म से लेकर 2 वर्ष, मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष तक ये एज बताई, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। पहली, ध्यान रखना है, पहली जो स्टेज है वो संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी एज कितनी बताई, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। इसके बाद देखो आगे, मुख्य अवस्था कितनी थी, 4। अब इस अवस्था की विशेषता सुनो कि इसकी विशेषता क्या है, कौन सी की, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको आप सेंसरी मोटर स्टेज कहते हो। 0 से 2 साल में बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है ना, तो क्या करता है, देखो बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है तो वह जो भी चीज सीखता है वो अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों को क्या कहते हैं, सेंस, किससे सीखता है, सेंस से सीखता है। सेंस क्या है, जैसे देखना, सुनना, छूना, और फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से
दुनिया को समझता है। बच्चा इस स्टेज के अंदर यदि दुनिया को समझ रहा है तो आपको याद रखना है वो अपने सेंस से, मतलब सेंस का मतलब है ज्ञानेंद्रिया, जैसे देखना, सुनना, छूना या फिर फिजिकल एक्टिविटी से दुनिया को क्या करता है, समझता है। उसके अंदर ये कॉग्निटिव डेवलप होता है। इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इस स्टेज के अंदर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का एक क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। इस स्टेज के लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि इस अवस्था में बच्चा लास्ट में ये समझने लग जाता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब वे दिखाई नहीं देती। मतलब इस अवस्था में एक गुण आ जाता है जिसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसको क्या कहते हैं, तो इसमें इस अवस्था के लास्ट में मतलब 2 वर्ष तक बच्चा ये समझने लग जाता है कि कोई वस्तु यदि दिखाई नहीं दे रही तो भी उसका अस्तित्व मौजूद है। ठीक है, ये याद रखना है। तो एक गुण आ जाता है। इसके बाद हम दूसरी जो स्टेज है उसके बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे की, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्री ऑपरेशनल या हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो भाई, पहली सेंसरी मोटर स्टेज जिसकी एज 0 से 2 वर्ष थी, और मुख्य क्या था, बच्चा अपने सेंस से क्या करेगा, दुनिया को समझ रहा है। इसमें एक गुण डेवलप हो जाता है। उस डेवलप होने वाले जो गुण है उसको क्या कहते हैं, हम उसको वस्तु स्थायित्व कह देते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कह देते हैं कि भाई कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो भी वो वस्तु है, तो भी वो वस्तु है। ध्यान देखो, इस अवस्था में जो एज है वो 2 से 7 वर्ष, ये कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक। बोलो कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक। अब क्या विशेषता है इसकी, तो इसकी पहली विशेषता है सिंबॉलिक थिंकिंग। क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग मतलब इसकी पहली विशेषता ही क्या है, प्रतीकात्मक सोच। यानी कि बच्चा है वो शब्दों और चित्रों का उपयोग वस्तुओं को दर्शाने के लिए करने लगता है। कोई भी शब्द है उसका उपयोग वस्तु को दर्शाने के लिए करता है। जैसे बोलने लग जाता है वो पापा, मम्मी, भाई, तो ये क्या है, वस्तु को दर्शाने का एक शब्द यूज करने लग गया। पेन, जैसे कॉपी, ये बोलने लग जाता है। ये बोलने का मतलब है कि अब वो एक गुण विकसित हो गया उसके अंदर, जिसका नाम है सिंबॉलिक थिंकिंग। तो सिंबॉलिक थिंकिंग जो आती है वो 2 वर्ष बाद आती है, और ये किस अवस्था में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। दूसरा जो गुण डेवलप होता है वो होता है अहम केंद्रिक, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि इसमें बच्चा खुद को दुनिया, इसमें बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को क्या करता है, देखता है। मतलब दूसरे भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वह कर रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं किसका, अहम केंद्रिकता का, तो एक बात याद रखना है कि छोटा जो बच्चा है वो क्या सोचता है कि जब कभी भी आप उसको बाहर देखोगे तो वो कहेगा देखो पापा चांद अपने साथ चल रहा है, मेरे साथ चल रहा है। मतलब वो सेंट्रलाइज किसको कर रहा है, खुद को केंद्र में रखकर चांद को भी अपने साथ चला रहा है। ये एग्जाम्पल है अहम केंद्रिकता का। अहम केंद्रिकता को कहते हैं, आपको याद रखना है, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूं वैसे ही और महसूस कर रहे होंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि वो बच्चा ये कह रहा है कि देखो ये जो चांद जो चल रहा है ना, ये चल रहा है किसके साथ साथ, ये जो गुण है ये अहम केंद्रिकता का एक एग्जाम्पल मैंने बताया। जीववाद क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म। देखो एनिमिज्म क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको भी क्या समझता है, सजीव। यानी कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको भी लिविंग में समझता है। जैसे इस अवस्था में बच्चे गुड़िया, खिलौने, इनको यदि आप जमीन पर डाल देते हो, गिरा देते हो, तो कहेंगे देखो गुड़िया के लग गई पापा, मम्मा गुड़िया की लग गई। ये जो एग्जाम्पल है ना, वो कह रहा है कि गुड़िया की लग गई। ये क्या कह रहा है, गुड़िया में जो निर्जीव है उसमें भी वो सजीव का गुड़िया को बिल्कुल ऐसे सहलाएगा, उसको
उसको उसको अलग तरीके से ये करेगा कि भाई उसको चुप करेगा, भाई देखो हमारी गुड़िया यहाँ से पड़ गई या खिलौना पड़ गया या इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि वो क्या करेगा, वो जो निर्जीव वस्तुएं है ना उनमें भी क्या सजीव के गुण देखने लगता है, और ये गुण है जीववाद। ये अवस्था हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दो आपके समझ में आ गए, एक तो सिंबॉलिक थिंकिंग, एक दूसरा कौन सा इगोसेंट्रिज्म, और तीसरा कौन सा है जीववाद। तो ये तीनों जो गुण हैं ये कब आ जाते हैं, ये आ जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक। अब 2 से 7 वर्ष की आयु को प्याजे ने 2 भागों में बांट दिया। 2 कौन से भाग है, देखो पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कह देते हैं, 2 से 4 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा सूचकता सिग्निफिकेंस, याद रखना है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस विकसित कर लेता है और वह सिंबल और संकेत का प्रयोग करता है। तो ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई। ये बच्चा क्या करेगा, सिंबॉलिक थिंकिंग कब आएगी, पूर्व संक्रियात्मक, और 2 से 4 जिसको आप प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कह देते हैं। एक दूसरी होती है इंट्यूटिव, क्या है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव पीरियड जो होता है वो 4 से 7 वर्ष होता है। इसमें बच्चा तर्क तो करता है भाई, बच्चा क्या करता है, लॉजिक तो करता है, बट लेकिन वो जो लॉजिक है उसके पीछे कोई ठोस नियम नहीं होता। मतलब ये जो अवस्था है ना अंतर्दर्शी, जिसको हम इंट्यूटिव कहते थे, क्या कहते थे इंट्यूटिव जो है इसकी एज होती है इंट्यूटिव पीरियड की 4 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा लॉजिक तो करता है लेकिन वो लॉजिक है उसके पीछे कोई ठोस या सॉलिड तर्क नहीं होता, कोई ठोस नियम नहीं होता। और इसी समय उस बच्चे के अंदर पलटावी गुण यानी कि रिवर्सिबिलिटी की क्या होती, कमी होती है। याद रखना है क्या होती है, कमी होती है। मतलब रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी गुण नहीं होता। जैसे उसको कहा गया कि 2 गुना 4 बराबर कितने होते हैं बेटा, 8। अब उसको कह दिया 4 गुना 2 बराबर कितना होता है बेटा, तो वो नहीं बताएगा क्योंकि पलटावी गुण उसके अंदर नहीं है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है। किस अवस्था में है वो अभी अवस्था में है पूर्व संक्रियात्मक, जिसे हम प्री क्या कह देते हैं, प्री पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह देते हैं। ठीक है ना, प्री ऑपरेशन स्टेज कह देते हैं। ये याद रखना है। अगला देखिए भाई, अगला जो पॉइंट है वो याद रखना है। तो यह 2 बताई मैंने, इंट्यूटिव पीरियड 4 से 7 वर्ष, और पहला कौन सा बताया था, पहला बताया था प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, आपको याद रखना है 2 से 4 वर्ष। वही उदाहरण है, जैसे बच्चा जानता है कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि 2 - 2 भी 2 होता है और पलटावी गुण नहीं होता। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बच्चे को यदि आपने किसी लाइन में खड़ा कर दिया तो आगे से अगर मान लो उससे पूछा कि आगे से तू 5 नंबर पर है तो बता पीछे से कितने नंबर, मतलब कुल 10 है तो आगे से 5 नंबर पर है तो पीछे से कितने नंबर, तो वो नहीं बता पाएगा। ये जो पलटावी गुण है ना ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगली जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हो। इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। इसकी विशेषता क्या होती है, तार्किक सोच। याद रखना लॉजिकल थिंकिंग जो सबसे पहले आ रही है वो आ रही है किसमें भाई, वो आ रही है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, जिसे आप प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई सॉलिड रूल नहीं होता। यहां पर तार्किक सोच की शुरुआत हो जाती है और बच्चा जो ठोस है ना मूर्त, यहां पर लॉजिकल थिंकिंग क्या है, सॉलिड, यानी कि जो मूर्त है ना कंक्रीट, जो वस्तु दिखाई दे रही है, जो घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। दूसरा भाई संरक्षण, कंजर्वेशन में बच्चा क्या करता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बच्चे में एक गुण डेवलप हो जाता है कि किसी भी चीज का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती। ऐसे जो गुण है वो इस अवस्था में आ जाते हैं। तो ये संरक्षण का गुण किसमें नहीं था, प्री ऑपरेशन में नहीं था। आपको याद रखना है ये गुण किसमें आया है, ये आया है आपको इस स्टेज के अंदर जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट
या फिर आपको ये कह सकते हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट 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 ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, और अभी हम आगे बात करेंगे, याद रखना है फॉर्मल। ठीक है, तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या आ जाता है, तार्किक गुण आ जाता है। तार्किक गुण जो आता है उसमें बच्चे में जो ठोस वस्तुएं हैं उनके प्रति सोचने का गुण आ जाता है। ठीक है, संरक्षण हो जाता है। संरक्षण का मतलब अब इस स्थिति में बच्चा ये समझने लग जाता है कि भाई जैसे मान लो एक आपने गिलास में पानी ले लिया 2 लीटर और एक आपने प्याले के अंदर पानी ले लिया 2 लीटर, तो प्याले को ज्यादा समझेगा कब, जब वो स्टेज में किसमें है, प्री ऑपरेशन। लेकिन जैसे ही कंक्रीट ऑपरेशन में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि दोनों में समान है, यानी कि साइज के आधार पर हम मात्रा बदल नहीं सकते, मात्रा सेम है। ये जो है इसे ही संरक्षण कहते हैं। ये संरक्षण का जो गुण है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तीसरा जो है वो होता है वर्गीकरण। तीसरा जो गुण है वो क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब इस अवस्था में आके बच्चा है वो गुणों के आधार पर समूह में बांटना सीख जाता है। मतलब अगर आपसे पूछे क्लासिफिकेशन करना कब सीखेगा, तो ये मूर्त संक्रियात्मक। इसे सीरिएशन, श्रेणी क्रम, वस्तुओं को उनके आकार या वजन के क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे छोटे से बड़ा अभी तक नहीं था, अब आ गया, मूर्त में आ गया। ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन में छोटे से बड़ा नहीं, इसमें आया है मूर्त में आ गया, इसे श्रेणी क्रम कह देते हैं। मतलब अब बच्चा है ना टेबल बनाना सीख जाता है। टेबल, ये एज क्या है टेबल बनाने वाली, 7 से 11, 7 से 11, जिसे हम क्या कहते थे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ध्यान रखना है मूर्त संक्रियात्मक। इसके बाद देखो एक और बात है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन। मतलब डिसेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। डिसेंट्रेशन क्या है, इसमें देखो कि जैसे मान लो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी चीज की केवल एक पक्ष को देखते हैं, जैसे लंबाई, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह एक साथ कई पक्षों को देखना शुरू कर देता है। इसे ही विकेंद्रीकरण कह देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, लेकिन मूर्त में क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उनकी उपलब्धि क्या है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 7 से 11 वर्ष है, ये बच्चे में 4 मानसिक शक्तियां विकसित हो जाती। संरक्षण आप समझ गए, संरक्षण का मतलब कि मात्रा के आधार पर, या सॉरी साइज के आधार पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बच्चा समझ जाता है। क्लासिफिकेशन करना समझ जाता है, सीरिएशन समझ जाता है, और रिवर्सिबिलिटी, आगे से छोटे से बड़ा, बड़े से पीछा या पलटा भी गुण, जिसे आप रिवर्सिबिलिटी कह देते हो, उत्क्रमणशीलता का गुण, ये बच्चे में आ जाता है। ये चारों कब आते हैं, जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है। ठीक है, अब देखो भाई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी अवस्था है, इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कह देते हैं। उम्र क्या होती है इसमें, 11 वर्ष से वयस्क अवस्था तक। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसे अमूर्त कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चा उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ही क्या कह देते हैं, अमूर्त कह देते हैं। जो चीज है नहीं उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, किसमें, तो याद रखना है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें परिकल्पनात्मक तर्क, यानी कि कल्पना करना, इमेज यानी कि कल्पना का जो गुण है वो आ जाता है। तो इस तरीके की थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग संभावनाओं पर विचार करना, और अगर तो यदि ये है तो ये इस तरीके की जो आप देखोगे समस्या सोल्व या प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो काम में आता है, वो किस में आ जाता है भाई, ऑपरेशनल संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सिद्धांत देखो, सिद्धांत क्या है, स्कीमा। स्कीमा क्या है, सूचनाओं का एक मानसिक ढांचा होता है, मानसिक ढांचा बोल दो या एक पैकेट बोल दो। एक क्या है, इंफॉर्मेशन का पैकेट है, जिसके आधार पर हम दुनिया को समझते हैं, ये तो है स्कीमा, ध्यान रखना है। स्कीमा क्या है, एक पैकेट है, किसका पैकेट है, सूचना का पैकेट है, ये पैकेट
सूचना का पैकेट है। इस पैकेट के आधार पर हम दुनिया को समझते हैं, वो है स्कीमा, ढांचा। तो दुनिया को समझने का जो ढांचा है ना, वो एक होता है आत्मसात, एसिमिलेशन, जिसे नई जानकारी को पुराने स्कीमा के में फिट करना, ये कहलाता है आत्मसात। जैसे देखें, जब कभी भी बच्चा यदि आत्मसातीकरण या आम एसिमिलेशन की बात करें, तो जैसे पहले जैसे मान लो उसने देखा कि कुत्ते का बच्चा है, तो उसके 4 पैर, 2 कान। अब उसने एक बकरी के बच्चे को देखा, जब बकरी के बच्चे को देखा तो वो भी सेम। तो अब यहां उसने देखा कि यार बकरी का बच्चा, तो फिर उसको दोनों को पहचानने का जो काम है वो क्या है भाई, उनकी आवाज। बकरी का बच्चा अलग तरीके से बोल रहा है, कुत्ते का बच्चा अलग तरीके से बोल रहा है। लेकिन उसने देखा कि यार ये जो शुरुआत में जो आत्मसातीकरण किया है वो कैसे किया, तो उसने सबसे पहले कुत्ते का बच्चा देखा, तो उसने कहा कि भाई ये बकरी का बच्चा नहीं, ये भी कुत्ते का बच्चा है। लेकिन जो पुरानी सूचना के साथ नई सूचना को जोड़ना ही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, याद रखना है। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने उदाहरण बताया आपको, समायोजन, एकोमोडेशन, नई जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा में बदलाव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसने देखा कि भाई कुत्ते का बच्चा और ये बकरी का बच्चा दोनों सेम है, लेकिन दोनों की आवाज अलग है। इसका मतलब अब क्या हो गया भाई, उसने अपनी जो भी जानकारी थी, स्कीमा थी, जो भी उसका आप सूचनाओं का पैकेट मानो, स्कीमा मानो, उसमें बदलाव कर दिया। उसने बदलाव कर दिया कि इसकी आवाज तो अलग है, इसकी आवाज अलग है, ये बकरी का बच्चा है और ये कुत्ते का बच्चा है। इसको कहते हैं एकोमोडेशन। और एक होता है साम्यीकरण, इक्विवेलेंट, मतलब आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच यदि संतुलन बना रहे तो इसको क्या कहते हैं, सामयिकरण कह देते हैं। ठीक है, जैसे देखो अनुकूलन, मैंने एडेप्टेशन की प्रक्रिया के बारे में बात की। अभी अभी मैंने आपको 2 बातें, एडेप्टेशन क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चा वातावरण के साथ तालमेल बैठा ले। तो 2 प्रक्रियाओं, कितनी प्रक्रिया से, 2 प्रक्रियाओं से। कौन कौन सी, एक तो भाई आत्मसातीकरण, जिसे हम कहे पुरानी जो सूचना है उसमें नई सूचना जोड़ दे, पुरानी इंफॉर्मेशन में नई सूचना जोड़, नई इंफॉर्मेशन जोड़ दे। अब दूसरा, जैसे है वैसे का वैसे ही जोड़ दे। उदाहरण, एक बच्चे ने काला कुत्ता देखा, अब वह हर काले 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता ही कहता है। ये तो हो गया क्या, आत्मसातीकरण। लेकिन दूसरी एडेप्टेशन देखना क्या है, एडेप्टेशन 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला तो क्या है, आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन, एकोमोडेशन। अब उसने देखा कि जब नई जानकारी प्राप्त हुई उसको, तो वो अपने पुराने ज्ञान या स्कीमा में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, सुधार कर रहा है। इसे क्या कहते हैं, समायोजन। जैसे जब बच्चे को पता चलता है कि काला जानवर कुत्ता नहीं होता, कि हर काला जानवर क्या नहीं है, कुत्ता नहीं होता, जैसे कि बिल्ली, तो वह अपने दिमाग में कुत्ते की परिभाषा को बदलता है। इसे ही कह देते हैं एकोमोडेशन, समायोजन। और ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, दोनों चीजें याद रखना है, दोनों चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो दोनों चीजें मिलकर आपको ये बताना है एडेप्टेशन का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए, पियाजे के सिद्धांत को बहुत सराहा गया, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की। आलोचना क्या है, जैसे उम्र का बंधन। कई शोध बताते हैं कि बच्चे पियाजे के द्वारा बताई गई उम्र से पहले भी कई चीजें सीख सकते हैं। एक तो ये सामाजिक प्रभाव, पियाजे ने जैविक परिकल्पना, बायोलॉजी पर अधिक जोर दिया, जबकि वायोगोत्स्की जो थे उन्होंने, मनोवैज्ञानिक का मानना था कि सामाजिक मेलजोल और संस्कृति, तो आपको कभी भी पूछे ना संस्कृति का नाम आए तो वायोगोत्स्की का नाम लेना, का विकास में बड़ा हाथ होता है। किसमें होता है, विकास में बड़ा हाथ होता है। ठीक है, विकास में बड़ा हाथ। अब देखो, संज्ञानात्मक कार्यविधि के 3 मुख्य घटक पढ़ लो, कौन कौन से हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चा जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, इसके पीछे एक चक्कर काम करता है कि सबसे पहले साम्यीकरण, जिसे इक्विवेलेंशन कहते थे। यह स्थिति है जब बच्चा का पुराना ज्ञान नया अनुभव आपस में मेल खाते हैं, मतलब संतुलन है। नया अनुभव, न्यू सिचुएशन, जब बच्चा सामने कोई ऐसी चीज आती है जो उसके पुराने ज्ञान स्कीमा में फिट नहीं बैठती, तो इसके क्या कहते हैं, नया अनुभव। असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम, यह बच्चा भ्रमित होता है, कंफ्यूज हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, असंतुलन। और चौथा है समायोजन, जिसे हम एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एकोमोडेशन, एडेप्टेशन के लिए एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों की जरूरत होती है। बच्चा अपने दिमाग के ढांचे को
बदलता है, फिर से संतुलन न्यू इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये चार आपको याद रखना है, क्या है, संगणनात्मक कार्यविधि के 3 मुख्य घटक है। 3 की जगह आपको 4 करने हैं भाई, 4 मुख्य घटक है, ठीक है, 4 मुख्य घटक। इसके बाद देखो प्याजे और वायुगोत्सी के बीच अंतर देखो एक बार, प्याजे और वायुगोत्सी के बीच में अंतर, पहले ये देखो। अब देखें प्याजे द्वारा वर्णित खेल के प्रकार क्या बताएं, क्या अभ्यास मूलक खेल कब किया जाए, प्रैक्टिस प्ले खेल जब बच्चा क्या हो, संवेदी यानी कि 0 से 2 संवेदी पेशी अवस्था में, जैसे बार बार गेंद फेंकना। प्रतीकात्मक खेल कब शुरू कर देना चाहिए, पूर्व संक्रियात्मक मतलब 2 से 7 में, जैसे लकड़ी के डंडे को घोड़ा समझना। नियमबद्ध खेल कब शुरू करने चाहिए, तो ये मूर्त संक्रियात्मक मतलब 7 से 12 में। ये आपको याद रखना है। लुका छिपी का खेल या क्रिकेट जब खेलना शुरू करेगा तो बच्चा किस में रहेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ठीक है, किसमें होगा, मूर्त संक्रियात्मक। अब देखो तर्क के बारे में, हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग के बारे में हम 2 बातें पढ़ रहे हैं। कितने बार पढ़ रहे हैं, 2 बार। एक तो क्या है, रीजनिंग 2 तरीके से, सोचने का तरीका 2 तरीके से। एक तो है ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग, जिसको यह है कि यह संक्रियात्मक अवस्था में होती है। किसमें अवस्था में होती है, पूर्व संक्रियात्मक। याद रखना ये जो एज रहेगी वो रहेगी 2 से 7, जिसको आप प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। बच्चा एक विशिष्ट घटना को दूसरी विशिष्ट घटना से जोड़ता है, याद रखना इसे ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग कहते हैं, भले ही उनका कोई तार्किक संबंध न हो। जैसे उदाहरण, चूंकि अभी धूप है इसलिए रात नहीं हो सकती, अब इससे कोई मतलब नहीं है, अभी धूप है रात नहीं हो सकती, क्या मतलब। जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाएगा। ये आपको फॉर्मल, या आप ये कहो कि जब बच्चा 12 साल से अधिक हो जाए तो ये स्टेज आती है परिकल्पनात्मक, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। इसमें बच्चा सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना और कल्पना के आधार पर समस्या हल करना सीखता है। ये अवस्था कौन सी है, फॉर्मल, और ये किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग प्री ऑपरेशनल। अगला देखते हैं, जब भी कोई भी क्वेश्चन है लॉजिक से संबंधित बात आए तो ध्यान देना एक बात, कि जब भी कभी ये कहे ना, अगर तर्क ठोस या मूर्त हो, कंक्रीट वस्तुओं के लिए है, तो कौन सी स्टेज रहेगी, 3rd स्टेज। एज क्या रहेगी, 7 से 11। और अगर तर्क अमूर्त या कल्पना एब्स्ट्रैक्ट पर आधारित हो, 4th स्टेज 11 से ऊपर की जो एज रहेगी वो याद रखना है, ठीक है, 11 से ऊपर। इसके बाद देखो संगणनात्मक विकास के 4 अनिवार्य कारक क्या है, क्या क्या 4 अनिवार्य कारक। प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे ने कहा कि इन 4 चीजों के मिलने से ही बच्चे का दिमाग विकसित होता है। कौन कौन सा, एक तो मैच्योरेशन, जैविक रूप से शरीर और मस्तिष्क का तैयार होना, एक तो ये बात होनी चाहिए, तब वो क्या रहेगा, माइंड रूप से डेवलप, माइंड कंप्लीट रूप से डेवलपमेंट कर पाएगा। दूसरा क्या है, उसका एक्सपीरियंस, बच्चा जब वस्तुओं के साथ खुद क्रिया करता है, मतलब 2 चीजें तो याद करनी है, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस, ये जरूरी होने चाहिए। और तीसरा क्या है कि बच्चा अच्छा तब सीखेगा, तीसरी बात क्या है, सोशल इंटरेक्शन, मतलब दूसरों के साथ बातचीत करे। या हालांकि प्याजे ने इस वायुगोत्सी से कम महत्व दिया था, लेकिन फिर भी इसको आपको समझना है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। और एक है इक्विवेलेंस, नई और पुरानी जानकारी के बीच तालमेल अगर बैठाना, अगर उसको आ गया, नई और पुरानी जानकारी के बीच तालमेल अगर उसको बैठाना आ गया, तो बच्चे का दिमाग और भी तेज चलेगा। ये प्याजे कह रहे। तो प्याजे के अनुसार 4 जो चीज है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो मैच्योरेशन, मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता। दूसरा एक्सपीरियंस, बच्चे में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा क्या है, सोशल इंटरेक्शन, मतलब आपको याद रखना है, सोशल मतलब सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, दूसरों के साथ तालमेल या मेल जोल करना, बातचीत करना। और चौथा क्या है, संतुलन से संबंधित बात। अब देखो संगणनात्मक कार्य के 2 मुख्य नियम है। एक तो क्या है, नियम जो जीवन भर नहीं बदलते, संगठन, दिमाग में सूचनाओं को व्यवस्थित करना, जैसे फूलों को एक अलग कैटेगरी में रखना। अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, जिसमें आत्म साथीकरण और समायोजन आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर हमें ये दो पॉइंट कर लेने, ठीक है। तो बाकी जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ इतना करेंगे, यहां तक आपको याद रखना है
एक और पॉइंट है लास्ट में, प्याजे के जो नियम है ना उनका शिक्षा के क्षेत्र में, देखो ऑपरेशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है ये सुनो। प्याजे के सिद्धांत में जो संक्रिया है ना ऑपरेशन, उस शब्द का मतलब है मानसिक क्रिया, मेंटल एक्शन। जब बच्चा भौतिक रूप से वस्तुओं को छुए बिना अपने दिमाग में उन्हें उलट पुलट सके तो उसे ऑपरेशन कहते हैं, याद रखना। जब बच्चा भौतिक रूप से वस्तुओं को छुए बिना अपने दिमाग में उन्हें उलट पुलट कर सके तो उसे ऑपरेशन कहते हैं। इसलिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है, क्योंकि बच्चा दिमाग में ये क्रियाएं नहीं कर पाता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा ये क्रियाएं नहीं कर पाता, याद रखना है, ठीक है। शिक्षा में उपयोग क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। शिक्षा में उपयोग ये है कि भाई एक शिक्षक के रूप में प्याजे का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि खोजपूर्ण अधिगम हो, डिस्कवरी लर्निंग हो, बच्चे को कुछ खुद प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के मौके देने चाहिए। दूसरा, स्तर के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 10 के तर्क नहीं देना चाहिए, समझाए जा सकते हैं। शिक्षण हमेशा बच्चे की संज्ञानात्मक अवस्था या आपको याद रखना है कॉग्निटिव स्टेज के अनुसार होना चाहिए। तो 2 बातें, खोजपूर्ण अधिगम, बच्चों को खुद प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालने का मौका, खोजपूर्ण अधिगम होना चाहिए, खोजपूर्ण अधिगम। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए स्तर के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 वर्ष के बच्चे को आपने पहली क्लास के बच्चे को आपने तीसरी क्लास के सवाल करा रहे हो या 10वीं क्लास के सवाल करवा रहे हो, ये नहीं होगा। इसके बाद देखो, रटने के बजाय समझने पर जो प्याजे मानते थे कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कैसे करता है, स्वयं करता है। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, कंस्ट्रक्टिव विजन, इसलिए इसे रटाना नहीं चाहिए। शिक्षक की भूमिका केवल और केवल सुविधादाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए प्याजे के अनुसार। शिक्षक को बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां वे खुद खोज या डिस्कवरी कर सके, ये बात भी याद रखना है। ये किसके हैं, प्याजे के बारे में बताया गया है। अंतिम जो लास्ट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि स्कीमा क्या है। स्कीमा होती है ज्ञान की इकाई, जिसको आप ये कह सकते हो इंफॉर्मेशन पैकेट। नन्हा वैज्ञानिक कौन था, बच्चा। विकास असतत होता है, ये प्याजे कह रहे हैं। डिसकंटिन्यूअस शिक्षा बराबर क्रिया आधारित होता है, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी प्याजे कह रहे हैं। इतना आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये मैंने जीन प्याजे के बारे में कुछ बात बताई जो आपको याद करनी है। तुलनात्मक रूप से हम वाइगोत्स्की, बुर्नर और प्याजे के जो कुछ पॉइंट बचे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बताऊंगा। इतना आप सभी कर लेना। आप सभी का धन्यवाद। सब बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहे और अगली क्लास के लिए तैयार। धन्यवाद।